तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने पिछले लास्ट वीडियो में साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया है, जो कि हमारे F.W. टेलर साहब ने दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा काम और बढ़ा दिया है। उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर दे दिया है। तो साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर क्या है, अब मैं धीरे से बताऊंगा आपको। पर जब टेलर साहब बोलते हैं कि अगर आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन अलग लेवल में क्या करेगा, ग्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लाई करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसको पहले आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए कॉमन टेक्निक को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। तो टेलर साहब यहाँ पे बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि फैक्ट्री को आपको दो डिपार्टमेंट डिवाइड कर देना चाहिए। सबसे पहला प्लानिंग है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन कौन सा प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? इसमें टेलर बोलते हैं कि आपको जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो वर्कर है, जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको फ्री कर देना चाहिए प्लानिंग से। उनको अपने काम में कंसंट्रेशन करने देना चाहिए। काम में कौन सा काम है? प्रोडक्शन काम है। उनको प्लानिंग के लिए आपको नहीं कोई भी उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्लानिंग होना चाहिए। उनको प्लानिंग से फ्री करके रखना चाहिए। और टेलर का ये भी मानना है कि एक भी आदमी, एक एम्प्लॉय हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो उन्होंने, टेलर ने मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट को फंक्शन एक्सपर्ट बताया है। क्या बताया है? फंक्शनल स्पेशलिस्ट। मतलब मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो आपके एक्सपर्ट होंगे अलग अलग फंक्शंस में। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो 8 स्पेशलिस्ट है वो चार चार होने चाहिए। मतलब कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 होने हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 होना चाहिए। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला है आपका ये 4: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। चलो धीरे धीरे एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो अब रूट क्लर्क होते हैं क्या? रूट क्लर्क का काम होता है कि उनको देखना होता है कि जो जॉब, जो काम दिया गया है वो सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वो रूट क्लर्क का काम होते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या होते हैं, अब नाम से समझ पाएंगे। इंस्ट्रक्शन बोलने का मतलब है कि वो जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम के लिए कुछ उनको बता देना कि ये काम ऐसा होगा, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन एक तरीके से। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब होता है कि किसी भी काम है, काम कब चालू करना है, वो टाइम फिक्स करते हैं। और कंप्लीशन ऑफ काम, जो अपना कंप्लीशन ऑफ काम कब होना चाहिए, काम कब खत्म होना चाहिए। डिसिप्लिनेरियन, नाम से सुन के समझ में आ रहा होगा डिसिप्लिनेरियन। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब आप बुक ओपन करके रखिए, मैं समझाते जा रहा हूँ, उसके बाद आप पॉइंट को पढ़िए। तो ये क्या करते हैं, ये फोरमैन साहब का क्या काम है, मतलब ये क्या करते हैं, ये एक्सपर्ट साहब का क्या काम है कि ये काम को सही तरीके से परफॉर्म किया है कि नहीं। इनका काम चेक करने को होता है कि जो भी काम है वो ऑर्डरली ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, सही तरीके से हुआ है कि नहीं। उसके बाद ये तो प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं आपके गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो गैंग बॉस का काम होता है कि ये सब मशीन को अरेंज करके रखते हैं, कोई भी टूल्स या फिर कोई भी अदर रिसोर्सेज आपको रिक्वायर है काम को करने के लिए, उसको ये क्या करते हैं, पहले से सब जमा के रखते हैं कि सब सही है कि नहीं तो क्या होगा, जॉब आपका काम क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। स्पीड बॉस ये क्या करते हैं कि कंप्लीशन टाइम से काम खत्म हुआ है कि नहीं ये देखते हैं। रिपेयर बॉस क्या करते हैं, रिपेयर बॉस आपका मशीन और जो भी टूल्स है वो काम करने के लायक है कि नहीं वो देखते हैं। और इंस्पेक्टर वो आपके क्वालिटी को चेक करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है। तो ये इन्होंने 8 एक्सपर्ट्स बताए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट में हमारा आता है स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अब क्वालिटी अच्छा कैसे होगा, जब आप सही टूल्स को खरीदेंगे, सही इक्विपमेंट, सही मशीन का यूज़ करेंगे, तो आपका क्या होगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा। और स्टैंडर्डाइजेशन का सिर्फ क्वालिटी अच्छा होना नहीं, लेकिन उनका, फॉर एग्जांपल आप एक टीवी बना रहे हैं तो उनका साइज़ भी तो एक मैक्स, जो टीवी का नॉर्मल साइज़ होता है वो होना चाहिए ना, आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते। टाइप सही होना चाहिए, सही ढंग शेप का होना चाहिए। वेट को हमको ध्यान पे रखना है। कोई भी अगर
फॉर एग्जांपल हम एक बर्तन बना रहे हैं तो उसका वेट एकदम कम नहीं होना चाहिए, तो फिर सामान खरीदेंगे कैसे? तो ये क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का मैं सीधा सीधा मतलब बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके वो क्या करते हैं 2000 वैरायटी का अलग अलग पेपर क्या करते हैं बनाते हैं, तो उससे क्या लगेगा, उसको ज़्यादा मशीन लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगा, ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसा भी लगेगा। अब वो क्या करते हैं 2000 से 200 वैरायटी कर लेते हैं, मतलब कम कर लेते हैं। उससे क्या होगा, मशीन उसको कम लगेगा, लेबर कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए बोल रहे हैं, ज़्यादा आपको वैरायटी लेके नहीं रखना है, ये बताते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में टेलर साहब बोलते हैं कि आपके पास फैटिग स्टडी है, वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस वाई वेज सिस्टम और मेंटल रिवॉल्यूशन। तो अगर हम जब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो हमारा सिर्फ इसमें एक कंक्लूजन होगा, क्या हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं सब वर्क स्टडी के अंदर आते हैं। तो चलिए सीधा आते हैं अब हम फैटिग स्टडी के अंदर, ठीक है ना। फैटिग स्टडी सबसे मतलब होते हैं थकान। अब एक वर्कर कोई भी काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले टेलर क्या बोलते हैं, सुनिए। टेलर बोलते हैं कि हमको मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं लेना है, इसको हमको एक्सपेरिमेंट करना है। क्या एक्सपेरिमेंट करना है? फैटिग स्टडी मतलब होता है थकान। एक वर्कर क्या कर रहे हैं, काम परफॉर्म कर रहे हैं, काम परफॉर्म करते करते क्या होता है, वो थक जाते हैं। तो हमको नोट डाउन करने हैं कि वो कितने टाइम में अपना जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और कितने टाइम में वो थक जा रहे हैं। उसके बाद वो कब वो वापस रीजॉइन करते हैं, फ्रेश रीजॉइन करते हैं, तो वापस से वो इफेक्टिव होके काम करते हैं। तो हमको रेस्ट इंटरवल को क्या करना है, नोट डाउन करना है, वो भी वर्कर को काम करा के, ना कि जो मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी सीधा सीधा हमको यही बताते हैं कि हमको वो ऐसा मेथड फॉलो करना है जहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, हमारा बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट कम लगना चाहिए। अब कॉस्ट कम कब लगेगा, जब हमारा रिसोर्स हम कम वेस्ट करेंगे तब। तो हमारा मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट, हमको ऐसा टाइप का मेथड क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा पढ़ेंगे टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में जो टेलर साहब क्या बोलते हैं, टेलर साहब बोलते हैं कि आप एक वर्कर को सबसे पहले क्या कराइए, एक काम में लगाइए। काम में लगा के आप अपने पास स्टॉप वॉच रखिए और देखिए कि एक वर्कर कितने टाइम में एक काम को क्या करते हैं, कंप्लीट कर पाता है। उसको 100 बार कराइए एटलीस्ट, और उसको क्या करने ऑब्जर्व करिए। थोड़ा यार भावनाओं को समझना, ऑब्जर्व करिए। और आपको वो एवरेज टाइम निकालना है, एक स्टैंडर्ड टाइम की। फॉर एग्जांपल 10 मिनट में वर्कर काम को परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि काम को कराना है, जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम आपका 10 मिनट का है, तो फिर देखना है कि आप काम वर्कर 10 मिनट में कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर 10 मिनट में कर पा रहे हैं तो वो एफिशिएंट वर्कर है। अगर वो 10 मिनट से 11 मिनट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंट वर्कर। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड टाइम कैसे आएगा, हमको बार बार वही काम कराना है, कम से कम 100 बार, समझ रहे हो ना। उसके बाद आता है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम ये पढ़ते हैं कि जब एक वर्कर काम कर रहे हैं तो काम करते करते वो कितने बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने बैंड हो रहे हैं, बार बार। वो बोलने का मतलब है कि मोशन स्टडी में हमको अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मोमेंट को रिमूव करना है। बोलने एक काम कर रहे हैं, वो कितने बार बैंड हो रहे हैं, कितने बार वो अपने जगह से उठ रहे हैं, तो ये सब को क्या करना है, कट करना है। और उससे हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये बोलते हैं कि मोशन स्टडी के अंदर ये आता है, ठीक है। हमको नोट करना है कि वो उसका पूरा एक मोमेंट को नोट करना है कि कितने बार वो उठ रहा है, कितने बार वो बैठ रहा है, कितने बार वो बैंड हो रहे हैं। उसको रिपीट करवाना है बार बार। जैसे कि हमने इसमें क्या करा है, टाइम स्टडी में 100 बार रिपीट करवाया है, वैसे ही इसमें रिपीट कराना है डिफरेंट जो भी वर्कर से। और हमको पूरा राइट करके रखना है कि वो अनप्रोडक्टिव मोमेंट कितना बार हो रहा है। वैसे हमको क्या बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ई पॉइंट आता है, सबसे इजी पॉइंट मैं मानता हूँ इसको अपने हिसाब से, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बोलने का मतलब है कि
वेज सिस्टम से आप समझ पा रहे होंगे। तो हमको एम्प्लॉय को क्या करना है, जो एम्प्लॉय एफिशिएंट है उसको ज़्यादा वेज देना है और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को कम वेज देना है। बोलने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल पेमेंट करना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीस, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपको 10 पीस पेन बनाना है, अगर कोई 15 पीस बना दिया तो क्या है, वो एफिशिएंट है, उसको ज़्यादा पैसा दीजिए। जैसे 10 यूनिट पेन है, अब उसका 50 पर यूनिट है, तो क्या होगा, आप उसको 500 रुपये दोगे। अगर कोई 12 यूनिट पेन बना देता है, उसका एक पीस का पेन कितने है, एक पीस पेन 60 रुपये के, तो उसको कितना पैसा देंगे, 720 रुपये। तो ऐसे हमको कर रहे हैं, तो वर्कर भी क्या करेंगे, ये देख सकते हो अब एग्जाम्पल, सही तरीके से काम को परफॉर्म करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है आता है आपका मेंटर रिवॉल्यूशन। मेंटर रिवॉल्यूशन को मैं, एक इजी पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ। ये लास्ट पॉइंट, मेंटर रिवॉल्यूशन बोलने का मतलब है कि वर्कर और मैनेजमेंट का, जो वर्कर है और जो मैनेजमेंट का, वो मेंटल एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था प्रिंसिपल 4 पॉइंट में,